हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 2 जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 5th सेमेस्टर का पेपर है, उसमें पहला जो यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है पावर सप्लाई अरेंजमेंट्स। तो देखिए, पावर सप्लाई अरेंजमेंट जो आपका यूनिट है, इस यूनिट में पावर सप्लाई अरेंजमेंट इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आप सिलेबस देखिएगा तो आप सबसे पहले इसमें देखिएगा हम लोग पावर सप्लाई अरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं कि द सिस्टम व्हिच वी इलेक्ट्रिक पावर फॉर ट्रैक्शन सिस्टम, दैट मीन्स फॉर रेलवे, ट्रेन, ट्रॉली etc इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। मतलब वो ट्रैक्शन सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें हम लोग पावर के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, उस टाइप के ट्रैक्शन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। मतलब कि अगर सर हम एक व्हीकल है सर मेरे पास, एक व्हीकल है सर मेरे पास, ये व्हीकल है सर, और इस व्हीकल को अगर हमको सर मूव कराना है और इसका सोर्स ऑफ एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है सर, तो इस टाइप के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस टाइप के सिस्टम को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। मतलब ट्रैक्शन करेंगे मतलब मूवमेंट करेंगे सर, प्रोपेल्सन करेंगे व्हीकल को आगे मूव करेंगे या पीछे मूव करेंगे या रोटेशन, जो भी मूवमेंट कराना है करेंगे सर। बट उसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहेगा, अगर वो इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर है, तो उस टाइप के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलेंगे। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर बात कीजिएगा कि इंडियन ट्रैक्शन सिस्टम जो है, उसमें हम लोग रेलवे में जो बात करते हैं वो लोकोमोटिव का बात करते हैं। आप लोग यहाँ देखे होंगे लोकोमोटिव, मतलब कि रेल इंजन को हम लोग लोको बोलते हैं। लोको, रेल इंजन को लोकोमोटिव लोको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मतलब वो विद्युत इंजन, वो रेल इंजन जो विद्युत सप्लाई से चले, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चले, इलेक्ट्रिकल पावर से चले, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लोको। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मीन्स अ लोकोमोटिव इन विच द ड्राइविंग फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर। और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स हम लोग को मिलेगा सर, वो इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी तो हम लोग यूज करेंगे, और फाइनली कौन उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर फाइनली उस इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी पावर को कन्वर्ट करेगा आपका किसमें? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि ड्राइविंग फोर्स, चाहे वो रोटेशनल हो, प्रोपेल्सन हो, टू एंड फ्रो मोशन हो, लीनियर मोशन हो, जो भी सर्कुलर मोशन हो, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है आप उस मोशन में कन्वर्ट कीजिएगा और फिर आप मोशन करवाइएगा। ठीक है सर। तो ये था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ही क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है। एक कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक्शन। ये तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हुआ। ट्रैक्शन सबसे पहले समझ में आएगा अगर आपको, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन तो आप समझ ही जाइएगा। तो ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो ट्रैक्शन मतलब ही होता है पुल और पुश, या तो आगे या पीछे, या तो धक्का दे के आगे, क्योंकि यहाँ हम लीनियर मोशन की बात करें, मतलब एक रेखीय गति की बात कर रहे हैं, इस टाइप की गति लीनियर मोशन का बात करें, या तो ये आगे जाएगा या ये पीछे जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन का बात करते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ ट्रैक्शन मतलब हुआ पुल या पुश। तो यहाँ कहता है द एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग अलोंग अ सरफेस। सरफेस मतलब एक्स एक्सिस को आप मान लीजिए, यहाँ एक्स एक्सिस को आप मान सकते हैं सरफेस। तो द एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग अलोंग अ सरफेस, द पावर दैट इज यूज फॉर ड्यूरिंग दिस। इस चीज़ को करने के लिए जो हम पावर यूज करते हैं उसमें आपका हो सकता है डीजल इंजन भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, या पीछे सरफेस अर्थ के पैरेलली, या आप इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, आप स्टीम भी यूज करते हैं, मतलब भाप इंजन भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप का मेनली हम लोग ट्रैक्शन में सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, सोर्स ऑफ पावर के रूप में, सोर्स ऑफ ड्राइविंग एनर्जी, ड्राइविंग फोर्स के रूप में यूज करते हैं। जहां हम डीजल इंजन का भी यूज कर सकते हैं ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक इंजन का भी यूज कर सकते हो, स्टीम। तो डीजल इंजन से अगर ट्रैक्शन करते हैं तो डीजल इंजन के थ्रू जो ट्रैक्शन होता है वो डीजल लोकोमोटिव कहलाता है। स्टीम इंजन के थ्रू जो ट्रैक्शन होता है इंडियन रेलवे में, तो उसको स्टीम लोकोमोटिव कहते हैं। ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिक
इंजन के थ्रू हम लोग इंडियन रेलवे में करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बोलते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, इंडिया में कितने तरह का ट्रैक्शन यूज होता है। तो यहाँ डीजल ट्रैक्शन भी है, डीजल लोको भी है, स्टीम ट्रैक्शन है, स्टीम लोको भी है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी है, इलेक्ट्रिक लोको भी है। तो 3 तरह का इंडिया में यूज होता है। तो चलिए 2 पॉइंट को क्लियर किए, ये सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है आपका। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो इंडिया में मेनली जो है ट्रैक्शन में जो हम लोग मोटर का यूज करते हैं सर, फाइनली जो हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं सर, उसको मोटर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है सर। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर आर यूज्ड इन ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम में अगर आप मोटर के बारे में स्टडी कीजिएगा तो 2 टाइप का मोटर मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं, जिसमें पहला है डीसी सीरीज मोटर और दूसरा है इंडक्शन मोटर। पहला हम लोग का क्या है, डीसी सीरीज मोटर। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि पहला आपका क्या है, डीसी सीरीज मोटर। तो पहला डीसी सीरीज मोटर अगर देखिएगा तो डीसी सीरीज मोटर आप लोग पढ़े भी होंगे 4th सेमेस्टर में, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर में डीसी सीरीज मोटर के बारे में पढ़े होंगे। ये क्या होता है, इट प्रोवाइड्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ईजीएस्ट कंट्रोल एंड फास्ट ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब डीसी सीरीज मोटर इसलिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम यूज करते हैं सर, क्योंकि इसका तो सबसे बेनिफिट है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है सर। दूसरा कि ईजीएस्ट मैंने इसके स्पीड को हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं, और तीसरा फास्ट ब्रेकिंग, मैंने इसको हम जब चाहे तुरंत ब्रेक करके रोक दें, जब चाहे स्टार्ट करके चल दें। इसलिए जितना भी लोकल ट्रेन मोस्ट प्रोबेबली जो जिसको हम डेमो बोलते हैं, जो हाई स्पीड होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, एक्सेलरेटिंग डी एक्सेलरेटिंग होता है, सब में हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। और एक एडवांटेज है कि डीसी सीरीज मोटर जो है डीसी सीरीज मोटर जो है मेंटेनेंस जो है इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस इसका हाई होता है। डीसी सीरीज मोटर का मेंटेनेंस थोड़ा हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करिए दूसरा, ये तो डीसी सीरीज मोटर, दूसरा है इंडक्शन मोटर, जो कि फिक्स लोड वाले जो भी हैं या जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले ट्रेन हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा हम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन नहीं करते हैं, मतलब एक स्पीड अगर दें तो हाई स्पीड में ही चलाते, जैसे 70 80 60 90, मैंने ऐसा नहीं करते हैं कि तुरंत स्टार्ट किया तुरंत रोक दिए, तुरंत फुल स्पीड में चलने लगे तुरंत ब्रेक मार दिए, ऐसा नहीं करते हैं इस टाइप के ट्रेन को। जैसे आप राजधानी में चढ़े होंगे, दुरंतो में चढ़ेंगे, और जो भी ट्रेन है, तो वो सब ट्रेन में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इंडक्शन मोटर का नाउ ए डेज यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लिखे हैं कि इंडक्शन मोटर के बारे में हम लिखे हैं क्या, इंडक्शन मोटर के बारे में आपका क्या लिखे हैं कि इट प्रोवाइड्स, इंडक्शन मोटर के बारे में क्या लिखे हैं, इट प्रोवाइड्स वेरी हाई इफिशिएंसी, हाई डेंसिटी, द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ द मोटर आर कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग द फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड करंट अप्लाइड टू द स्टेटर कॉइल। मतलब इंडक्शन मोटर हम लोग यूज करते हैं सर। इंडक्शन मोटर में भी कोई भी मोटर अगर ट्रैक्शन में आप यूज करें, इंडियन रेलवे में यूज करें, तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि उसका स्पीड और टॉर्क को आप वेरी कर पाइए, क्योंकि अगर स्पीड को आपने वेरी कर पा रहे हैं, टॉर्क को नहीं घटा बढ़ा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अनकंट्रोल मोशन हो जाएगा। तो हम लोग इंडक्शन मोटर में भी हम लोग टॉर्क को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, साथ ही इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग जो मेथड है मेरे पास, वेयरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज एंड करेंट अप्लाइड टू द स्टेटर कॉइल, ये सब को चेंज करके मैं स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो जितना भी हैवी लोडेड सिस्टम है, लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग ट्रेन है, सब में हम लोग इंडक्शन मोटर का यूज, चाहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो या 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, दोनों का हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने नया कंसेप्ट ये सीखे आप कि सर हम इंडियन रेलवे में फाइनली जो मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, 360 में जो घुमाते हैं, चक्का जो घूमता है 360 में सर, उसके लिए क्या यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेन के लिए, हाई ट्रेन के लिए, जिसमें हम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बहुत तेज़ी में करते हैं, जैसे डेमो देखे होंगे, डीईएमई डेमो जो स्मॉल डिस्टेंस का ट्रेन होता है, 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाता है। और जितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेन देखे होंगे, जैसे राजधानी दुरंतो, उसमें सब में इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो। नेक्स्ट कि सर जो हम ट्रैक्शन तो मेरे पास पहले से भी था सर, ट्रैक्शन तो हम लोग के पास पहले से भी था। क्या था सर, हम लोग के पास डीजल इंजन था, हम लोग के पास स्टीम इंजन था, तो आखिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अडॉप्ट करने का क्या ज़रूरत पड़ा, क्यों हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को अडॉप्ट किए। तो देखिए एडवांटेज है, सम एडवांटेज है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का, जिसके कारण हम इसको अडॉप्ट किए, उसका हम एक एक करके आपको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव्स जो है, इसका स्टार्टिंग जो है बहुत हाई टॉर्क होता है,
जिसके कारण हम लोग बहुत ही आसानी से प्रोड्यूस करते हैं हाई एक्सेलरेशन रेट, मतलब बहुत तेज़ी से स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है डीजल और स्टीम की तुलना में, कि हम लोग इसमें स्पीड को बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हाई स्पीड से चला सकते हैं। एक्सेलरेशन डी एक्सेल मैंने कि स्पीड को बढ़ाएं तुरंत घटाएं, ये हमारे पास ऑप्शन होता है सर, एक चीज़। दूसरा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है इसमें सर, कंपेयर टू डीजल और स्टीम की तुलना में। ठीक है सर। अदर जो ड्राइव्स हैं हम लोग के पास, डीजल ड्राइव्स हैं, स्टीम ड्राइव्स हैं, उस तुलना में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जो है वो लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होता है सर। और तीसरा कि द सप्लाई ऑफ पावर टू द लोकोमोटिव इज ईजीएस्ट थ्रू द ट्रैक्शन सब स्टेशन। और इसके लिए जो हम लोग सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रेल लाइन है उसके बगल में सब स्टेशन डिजाइन करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन बोलते हैं, और उसके थ्रू हम लोग इसमें सप्लाई को फीड करते हैं। ठीक है सर, तो ये इसका एडवांटेज हुआ। और कुछ पॉइंट हैं जैसे कि इंडिया में जो है हम लोग 25 kV सप्लाई सिस्टम को अडॉप्ट किए हैं, और उस जो 25 kV सप्लाई सिस्टम है वो वेल एफिशिएंट है सर। वो हम ट्रांसमिशन के थ्रू वो वोल्टेज को लेते हैं। पहले हम लोग का इनकमिंग में 132 kV आता है, उसको हम लोग चेंज करके 25 kV स्टैंडर्ड वोल्टेज इंडियन रेलवे में हम लोग अडॉप्ट किए हैं सर। ठीक है। चौथा बात क्या है कि 25 kV का जो सिस्टम है सर, ये हम लोग का कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल है, इफ़िशियंसी भी इसमें सही मिलता है, साथ ही इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमको टॉर्क मिल जाता है, हाई टॉर्क भी हम लोग इससे ले सकते हैं, इंसुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, ग्राउंड से क्लियरेंस भी सही मिल पाता है, और स्ट्रक्चर भी आसान होता है। तो ये सारे पॉइंट को कंसीडर करने के कारण ही हम 25 kV सिलेक्ट किए। आप बोल सकते हैं कि सर 25 की जगह हम 50 क्यों न कर लिए सर, 33 kV क्यों न कर लिए सर, 66 kV क्यों न कर लिए। तो 25 kV इंडियन रिसर्च, जो इंडियन रेलवे का रिसर्च विंग है वो इसको रिसर्च किया, और इसके आधार पर 25 kV मैक्सिमम वोल्टेज है, जिसको हम ग्राउंड से 5.5 मीटर के क्लियरेंस पर अगर लगाते हैं तो ना ही ट्रेन का बॉगी है जो कि वो भी एक लोहा का बना हुआ रहता है, तो ना उसमें कोई चार्ज का फ्लो आ पाता है। इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है, टावर OHE जो डिज़ाइन करते हैं। साथ ही हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है इंसुलेशन जो देते हैं, वो इंसुलेशन भी हम लोग बहुत आसानी से दे पाते हैं। तो 25 kV सक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसलिए हम लोग 25 kV को ही अडॉप्ट किए हैं इंडियन रेलवे में सप्लाई सिस्टम के लिए। तो ये जितना बात अभी हम सर बोले हैं आपको, ये सारा बात जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं। ठीक है, तो ये सारा इंट्रोडक्शन था इंडियन रेलवे में हम लोग जो फाइनली नाउ ए डेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। जबकि मेरे पास इससे पहले डीजल ट्रैक्शन था, डीजल के थ्रू हम ड्राइव्स करते थे, स्टीम ड्राइव्स था, इंजन था। तो व्हाई इलेक्ट्रिक ड्राइव्स इंजन इज used in our Indian Railway due to we want a very high speed and fluctuation of speed within time, that is acceleration, हाई एक्सेलरेटिंग सिस्टम। क्योंकि हमें हाई एक्सेलरेटिंग सिस्टम चाहिए सर, हमारा लोड डिमांड बढ़ रहा है सर, हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली है ज़्यादा ट्रेन चलाना होगा, ज़्यादा स्पीड में चलाना होगा सर। दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड अ इलेक्ट्रिक सिस्टम, और इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है सर, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है सर। दैट्स वाई वी यूज एज अ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन आवर इंडियन रेलवे। इसमें भी दो टाइप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का सिस्टम यूज करते हैं, DC सीरीज मोटर और आपका इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ठीक है सर। इसके बाद 25 kV हम लोग का डिजाइन सिस्टम है। 25 kV क्यों लिए उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। ड्यू टू वी वांट टू ग्राउंड क्लियरेंस प्रॉपर चाहिए सर, हमको इंसुलेशन चाहिए। वो जो 25 kV का लाइन जो हम हैंग कराएंगे का एक OHE सिस्टम है सर, ओवरहेड सिस्टम है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमको टावर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सर। तो वो सारे पॉइंट को कंसीडर करने के बाद 25 kV सबसे मैक्सिमम वोल्टेज है, सबसे सुटेबल वोल्टेज है फॉर इंडियन रेलवे। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोग इतना बात कर लिए हैं सर। अब हम लोग सिलेबस का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो कि आपका पावर सप्लाई अरेंजमेंट में ही आएगा, जिसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे हैं, आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम किसको बोलते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए है कि सबसे पहले आप ट्रैक्शन तो समझ गए, उसमें आइडियल किसको बोलते हैं। जैसे आप ट्रांसफार्मर जब हम आपको पढ़ाए होंगे तो वहाँ हम बताए होंगे आइडियल कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, जहाँ हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है सर, फ्लक्स जो है
लीकेज जीरो होता है, जबकि प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। बट आइडियल कंडीशन है फ्लक्स लीकेज इज जीरो, यानी कि जितना प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पर टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कट कर देगा, यानी कि जितना प्राइमरी इनकमिंग लाइन में जितना फ्लक्स बनता है प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी में भी उतना ही बनता है। बट ऐसा नहीं होता है, डेफिनेटली बीच में फ्लक्स का लॉसेस होता है जिसके कारण कम फ्लक्स कट करता है, ठीक है। बट आइडियल कंडीशन है, तो हमें जिससे मान के हम सिस्टम को सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में काम करते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। तो पावर सप्लाई अरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन में 2-3 पॉइंट और है इसमें जिसको हम ऐड किए हैं, वो देख लीजिए। पहला कि द एक्ट ऑफ ड्राइंग और पुटिंग especially the drawing of the vehicle on track by a motor power, that means propulsion of vehicle is called traction। ये तो सिंपल है, ऊपर भी बता चुके हैं। In India, various system of traction like steam engine drives, IC engine drives, डीजल इंजन ड्राइव्स, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर यूज्ड। इंडिया में बहुत सारा ट्रैक्शन सिस्टम है। द सिस्टम विच डज नॉट यूज द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। अब दो टाइप का मेन सिस्टम होता है, एक नॉन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होते हैं और एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होते हैं। वो सारे ड्राइव्स जिसमें इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलते हैं, और जितना भी सोर्स ड्राइव्स है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं यूज करते हैं उसको नॉन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलते हैं। ड्राइव्स में अगर आप पढ़िएगा तो दो टाइप का मेनली ड्राइव्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई ऑफ सोर्स के आधार पे, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं, उसको इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलते हैं सर, और जिसमें इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर नहीं देते हैं उसको नॉन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलते हैं, ठीक है सर। तो मतलब कि द सिस्टम विच डज नॉट यूज द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ नॉन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। देखिए यहाँ नॉन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन विच यूज इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। वो सिस्टम जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं तो उस टाइप के ड्राइव्स को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव्स बोलते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम किसको बोलते हैं। आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम किसको बोलते हैं, तो देखिए आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम जो है आपका, आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम जो है वो मेनली क्या है आपका आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें कि ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क सो हाई रेट। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क आइडियल अगर है आपका ट्रैक्शन सिस्टम तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए और रेट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क का भी ज़्यादा, माने ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा चेंज कर पाइए आपको, ये होना चाहिए सर, एक चीज़। दूसरा चीज़, लोकोमोटिव शुड बी सेल्फ टाइट सो इट कैन ऑपरेट्स और रन ऑन एनी ट्रैक। मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लोकोमोटिव शुड बी सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए, माने उसमें हम लोग ड्राइवर के थ्रू तो कंट्रोल करेंगे बट सम मैकेनिज्म के थ्रू उसके कंट्रोल को हम और अच्छे से कर पाएँ, जिसके थ्रू ये जो है ट्रैक पे जब ऑपरेट हो या रन करे वो विल माने एज पर जो भी डिजायर्ड है उस चीज़ को फुलफिल कर पाए, ठीक है, एज पर डिजायर्ड वैल्यू को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट है आपका तीसरा, ट्रैक्शन सिस्टम शुड बी कॉम्पैक्ट इन साइज एज पॉसिबल। मतलब जितना हो सके ट्रैक्शन सिस्टम जो कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट मतलब अब छोटा नहीं, छोटा सा नहीं बना देंगे सर, 2 इंची का नहीं बना देंगे, मतलब कि साइज में हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप बड़ा लोको भी बना देते हैं तो वो क्या करेगा, एयर रेसिस्टेंस उस पर ज़्यादा लगे, एयर का फोर्स है, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कॉम्पैक्ट साइज बने और उस हिसाब से हम लोग, बट हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे शक्ति बढ़ाएंगे, इंजन का पावर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका साइज भी बढ़ेगा, इक्विपमेंट भी ज़्यादा लगेंगे उसमें। तो बट ऑलवेज वी ट्राई टू कॉम्पैक्ट, हमेशा कोशिश करते हैं हम कॉम्पैक्ट बनाएं उसको, ठीक है सर। इसमें लगभग 10 पॉइंट हम लिखा है, ठीक है, आइडियल ट्रैक्शन में, तो इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट लिखे हैं, चौथा पॉइंट लिखे हैं, ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव लार्ज ओवर लोड कैपेसिटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब ट्रैक्शन सिस्टम ऐसा हम डिजाइन करेंगे जो कुछ देर के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर ओवरलोड भी हो जाता है सिस्टम तो उसको सह पाए। इन्हें कि मान के चलिए 5 मिनट 7 मिनट के लिए ओवरलोड हुआ और आपका ट्रैक्शन का मोटर फेल कर गया, आपका सिस्टम फेल कर गया, ब्रेक फेल कर गया, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का भी अगर ओवरलोड होता है सिस्टम तो डेफिनेटली उसको भी सहने की क्षमता होना चाहिए आपके ट्रैक्शन सिस्टम में, मतलब आपके लोको में होना चाहिए वो क्षमता, रेलवे इंजन में वो क्षमता होना चाहिए, रेल इंजन में, ठीक है सर। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव अ स्मूथ ब्रेकिंग सिस्टम एंड ब्रेकिंग शुड सच दैट मिनिमम वेयर इज काउंट ऑन द ब्रेक शू एंड इट पॉसिबल द एनर्जी शुड बी जनरेटेड एंड रिटर्न टू द सप्लाई ड्यूरिंग ब्रेकिंग पीरियड। और आज हम लोग जो इंडियन रेलवे में उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं सर। क्या है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मतलब जब हम ब्रेक मारते हो तो जहाँ ब्रेक शू चिपकता है व्हील पे तो वहाँ जो
एक एनर्जी फ्रिक्शन के रूप में मिलता है, उस एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको हम बल्ब और पंखा चलाने के लिए यूज करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड रीजनरेटिव एनर्जी। तो हमेशा जो हम ब्रेक लगाएंगे सर, तो वो मिनिमम फ्रिक्शन पैदा करना चाहिए, कोशिश रहता है, नॉइज नहीं होना चाहिए, ब्रेक शू नहीं बहुत ज़्यादा घिसना चाहिए, मिनिमम वेयर, जिसको मिनिमम वेयर बोलते हैं, मतलब जो घिसता है वो मिनिमम घिसना चाहिए, और साथ ही इससे जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टोर कर लें बैटरी में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग बाद में यूज कर पाए रीजनरेटिव ब्रेकिंग के। और छठा पॉइंट है ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव इजी स्पीड कंट्रोल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि आपका जो ट्रैक्शन सिस्टम है वो इजीली कंट्रोल होना चाहिए। कैसा ट्रैक्शन सिस्टम, इजीली स्पीड कंट्रोल उसमें होना चाहिए। स्पीड का वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइप के ड्राइव्स के लिए। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में पढ़े हैं, रेल इंजन के बारे में पढ़े हैं, तो वो भी ड्राइव्स है, रोटेटिंग ड्राइव्स है। तो डेफिनेटली वी वांट टू टेक अ वेरी इजीली स्पीड कंट्रोल ऑफ दैट मशीन और ऑफ दैट ट्रैक्शन ड्राइव्स। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैक्शन सिस्टम शुड बी रिक्वायर्ड मिनिमम मेंटेनेंस। और ये मेंटेनेंस भी मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो खर्च बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज वी टेक अ और ऑलवेज वी रिमाइंड टू द सिस्टम और सिस्टम वर्कर जो भी सिस्टम में काम कर रहा है उसको हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मेंटेनेंस को आप घटाइए। एक बार ही मेंटेनेंस कीजिए, प्रॉपर मेंटेनेंस कीजिए। वैसे मेंटेनेंस का शेड्यूल होता है, टाइम होता है, उतना आप टाइम पे आपको मेंटेनेंस करना है, बट ऑलवेज वी टेक अ सिंसियर स्टेप टू इन रिगार्डिंग अ मेंटेनेंस सिस्टम। जब आप मेंटेनेंस कर रहे हो, मेंटेनेंस के दौरान एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस वी टेक अ सीरियस एक्शन। मतलब एक सिंसियरिटी के साथ हम लोग मेंटेनेंस करें, जिससे कि हमको मेंटेनेंस को बार बार भी करना पड़े तो कम टाइम में हम उसको परफॉर्म कर लें। ठीक है, तो इसलिए ऑलवेज वी टेक अ मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है सर क्या, कि ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव हाई इफिशिएंसी। ये तो इफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम लोग का ट्रैक्शन सिस्टम में इफिशिएंसी अच्छा, अगर 100% हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली 100% कोई सिस्टम होता नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा परसेंटेज होना चाहिए इफिशिएंसी का। ठीक है, इफिशिएंसी मतलब 98% 96% इफिशिएंसी होना चाहिए। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं 100%, तो हम कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी बनाए तो ये हम लोग का 100% हो, बट प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो 96%, 98%, 90%, 95% होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एफिशिएंसी बहुत अच्छा हो। और नम्मा पॉइंट है ट्रैक्शन सिस्टम शुड बी पॉल्यूशन फ्री। वो तो वैसे भी हम लोग का जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वो पॉल्यूशन फ्री है, इसमें लेस पॉल्यूशन होता है। आप जैसे डीजल को देखिएगा तो उससे जितना धुआं निकलता है उसके तुलना में इसमें कम। अगर स्टीम देखिएगा तो वहाँ कोयला जलता है तो उसमें धुआं निकलता है, तो उसके तुलना में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो है उसमें धुआं कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो यहाँ हम लोग मेनली किसके बारे में, ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ ट्रैक्शन सिस्टम हम वैसा डिजाइन करेंगे, भारत सरकार का रूल भी है कि हम वैसा ट्रैक्शन सिस्टम डिजाइन करें, चाहे रेल इंजन हो, चाहे कार हो, बस हो, जो भी हो, जो पोल्यूशन फ्री हो, लेस पोल्यूशन क्रिएट करे। अभी तो भारत सरकार बहुत इस पे काम कर रहा है कि लेस पोल्यूशन या पोल्यूशन फ्री व्हीकल, ऐसा व्हीकल हम लोग बनाएं, ऐसा चाहे नाइट्रोजन गैस से चले, चाहे सीएनजी से चले, या एलपीजी से चले, या इलेक्ट्रिक कार हो, माने बैटरी से चले, या इलेक्ट्रिक सप्लाई से, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से चले, एसी से चले, डीसी से चले, जो भी चले वो मिनिमम पोल्यूशन, दैट मीन्स मिनिमम नहीं, नो पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन का बात ही नहीं करना, मतलब पोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए उसके थ्रू से। ठीक है, तो वैसा ट्रैक्शन सिस्टम हम लोग को आइडियल हम बोल सकते हैं सर, जो क्या हो सर, पोल्यूशन फ्री हो, शुड बी पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन फ्री होना ही चाहिए, शुड बी पोल्यूशन फ्री। ठीक है सर, 9th पॉइंट ये बोलता है। 10th पॉइंट क्या बोलता है सर, इन ट्रैक्शन सिस्टम देयर इज नो इंटरफेरेंस टू द कम्युनिकेशन लाइन रनिंग अलोंग द ट्रैक। यानी कि जहाँ भी आप ट्रैक्शन सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू जो इंटरफेरेंस होता है, फ्रीक्वेंसी जो मैच कर जाता है, सेम फ्रीक्वेंसी, उस टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए जो कि दोनों का फ्रीक्वेंसी में, जैसे हम लोग का एसी अगर सिस्टम है तो 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी है, 25 के भी। अगर आपका कम्युनिकेशन लाइन भी है वो भी अगर 50 हर्ज का हो जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी होने का कारण एक दूसरे को इंटरफेरेंस, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, उसमें नॉइज आ जाएगा। तो ऑलवेज वी टेक इन अ सेम लाइन विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर एक ही लाइन में हम दो सिस्टम को चला रहे हैं
एसी सिस्टम से हम ट्रैक्शन को चला रहे हैं और कम्युनिकेशन के लिए हम लोग चाहे मोबाइल हो या और भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन है या टीवी सिग्नल हो, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी रेंज को अलग कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे, कितना बार सुने होंगे, एफएम रेडियो सुनते होंगे रेडियो, तो उसमें देख लो 98.5 हर्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग के एसी सिग्नल से अलग है। तो हर एक एफएम का भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है जिस पे वो अपना ब्रॉडकास्ट करता है। तो इसका मतलब यही होता है, इंटरफेरेंस मतलब हुआ कम्युनिकेशन लाइन नहीं होना चाहिए कि आपका एसी और कम्युनिकेशन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम जो हम कोई भी ट्रैक्शन सिस्टम, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक का बात कर रहे हैं, कोई भी ट्रैक्शन सिस्टम अगर बनाएंगे तो वो आइडियल कहलाएगा। क्या क्या होना चाहिए सर? उसमें पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन लाइन से स्पीड बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, इफिशियंसी बहुत अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होना चाहिए, इसके बाद उसको हम स्मूथली ब्रेकिंग होना चाहिए, उसमें एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन आराम अच्छे से होना चाहिए, मिनिमम टाइम के लिए अगर ओवरलोड होता तो उसको सहने की कैपेबिलिटी होती है। ये 10 पॉइंट दुनिया में किसी भी टाइप के ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ट्रैक्शन मतलब पुल या पुश, किसी चीज़ को आप ढो रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, कहीं भी आप माने कि हॉरिजेंटल या वर्टिकल जो भी मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, 360 में करवाना चाहिए यानी रोटेशनल करवाना चाह रहे हैं, तो ट्रैक्शन सिस्टम का ये प्रॉपर्टी है। अगर ये सिस्टम अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में लग जाता है तो क्या कहलाएगा? आइडियल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। लेकिन ये कंडीशन ट्रैक्शन का है 10 पॉइंट, तो ये आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा राइट डाउन द 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग द आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, तो ये 5 पॉइंट इसमें से आप लिख सकते हैं या 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 4 नंबर का आपको ये क्वेश्चन पूछे। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है कि इंडियन रेलवे में जो है सर, इंडियन रेलवे में जो है या फिर इंडिया में जो ट्रैक्शन सिस्टम है सर, वो कितने टाइप का सप्लाई इसमें दिया जाता है। तो देखिए इंडिया में ट्रैक्शन सिस्टम, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम इन इंडिया अगर हम बात करें सर, तो यहाँ देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम इंडिया में यूज होता है। पहला को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है सर। अब इंडिया में जो हम बात करें, हम नॉन इलेक्ट्रिक का कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक का बात करेंगे, क्योंकि अब फाइनली हम धीरे धीरे अपने सिलेबस पे आएंगे। हम लोग ठीक है पूरा ट्रैक्शन का बात कर रहे हैं सर, वो ट्रैक्शन में आइडियल ट्रैक्शन का बात किए, फिर हम अपना इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का बात किए, डीजल का भी थोड़ा सा बात किए, स्टीम का भी बात किए, बट धीरे धीरे हम अपने सिलेबस की तरफ जब आएंगे तो कंप्लीटली हम बेस्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है सर। तो यहाँ हम नॉन इलेक्ट्रिक का कोई बात नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक में अगर देखिएगा सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में देखिएगा सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इंडियन रेलवे जो अडॉप्ट किया है वो 3 टाइप का सिस्टम है इंडियन रेलवे के पास। एक डीसी सिस्टम है, दूसरा एसी सिस्टम है, तीसरा कंपोजिट। ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, डीसी सिस्टम, एसी सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम, ये 3 सिस्टम है सर मेरे पास। डीसी सिस्टम अभी भी चल रहा है मुंबई में अभी भी डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चल रहा है, बट ऑल ओवर इंडिया में हम लोग एसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिए। पूरा इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है एसी अडॉप्ट हो गया है, जिसमें हम लोग का 3 तरह का उसमें है। पहला है सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम। एसी सिस्टम में 3। कंपोजिट सिस्टम में 2 टाइप का है, कैंडो सिस्टम है, एसी टू डीसी सिस्टम है। कैंडो सिस्टम बोलते हैं सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम को कैंडो सिस्टम बोलते हैं, और एसी टू डीसी को बोलते हैं एसी टू डीसी सिस्टम। तो कंपोजिट का 2 पार्ट है, कैंडो सिस्टम, एसी टू डीसी सिस्टम। एसी सिस्टम का 3 पार्ट है, सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम, और डीसी सिस्टम का एक ही है, सिर्फ डीसी। ठीक है सर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है। अब कहता है कि सिंगल फेज एसी सिस्टम जो है ये क्या है सर। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई देते हैं, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सब स्टेशन में लगाए रहते हैं जो कन्वर्ट करता है 15 से लेके 25 केवी स्टैंडर्ड वोल्टेज और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, और फिर इसके थ्रू हम लोग लोकोमोटिव के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू सीरीज में लगे हुए मोटर को ये सप्लाई देते हैं। फाइनली सीरीज में लगे हुए मोटर को ये सप्लाई देते हैं। तो ये सिंगल फेज एसी सिस्टम का डायग्राम हुआ। नेक्स्ट लिखें इंडियन रेलवे में अगर बात करें सर, तो ट्रैक्शन रेलवे हैव डिसाइड, मैंने इंडियन रेलवे डिसाइड किया है कि इंडिया में जो है 25 केवी इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम को प्रेजेंट अभी भी यूज करेगा, और फ्यूचर में आने वाले अभी जो हम लोग का 2023-24 तक जो है पूरा इंडियन रेलवे को हम इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक कर देंगे। तो उसमें स्टैंडर्ड वोल्टेज जो रहेगा 25 केवी रहेगा, और फ्रीक्वेंसी जो रहेगा सर 50 हर्ट्ज रहेगा। ये इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड कर लिया, इंडियन रेलवे ने इसको डिसाइड कर लिया, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए भी यही रहेगा 25 केवी 50 हर्ट्ज। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम बताएं।
नेक्स्ट हम लोग का है सिलेबस में अगर देखिएगा दूसरा पॉइंट है हाई वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज सप्लाई क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हाई वोल्टेज सप्लाई क्या है कि ये पावर सप्लाई टू वेरियस सब स्टेशन जो इंडियन रेलवे में देते हैं वो हाई वोल्टेज सप्लाई है। मतलब इसका मतलब हुआ कि 132 kV फाइनली हम लोग के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन में आता है सर, और उसको फाइनली हम स्टेप डाउन करके कितना बनाते हैं 25 kV बनाते हैं। तो हाई वोल्टेज सप्लाई सिस्टम, और फिर इसके थ्रू हम लोग 132 kV जो इनकमिंग लाइन्स हैं आपके, इनकमिंग लाइन्स जो है 132 kV जो आता है सर, इसको हम लोग स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करके कितना बनाते हैं 25 kV। और ये सारे अरेंजमेंट कहाँ करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन ETSS इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन में ये सारा अरेंजमेंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो वही सारा बात लिखा हुआ कि हम लोग का इनकमिंग लाइन कितना रहता है 132 kV सप्लाई सिस्टम में, या 110 kV 110 kV रहता है या 132 kV। इसको स्टेप डाउन करके कितना बनाते हैं 25 kV। ये सारा काम कहाँ होता है ET इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन में SS में ये सारा काम होता है सर। नेक्स्ट लिखे हैं कि जब 132 kV आपका आता है उसको 25 kV हम लोग चेंज करते हैं सब स्टेशन में। उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहला 132 kV जो आता है इसको मेंटेनेंस मेनली करता है कौन, इसको मेंटेनेंस मेनली करता है आपका पावर ग्रिड करता है। लिखे भी हैं कि अरेंजमेंट में पावर इज परचेज फ्रॉम सप्लाई अथॉरिटी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 132/110 kV ट्रांसमिशन लाइन एंड गिव सब स्टेशन अप टू 25 kV आउटगोइंग टर्मिनल्स ऑफ द सब स्टेशन। आउटगोइंग टर्मिनल्स में 25 kV सब स्टेशन से हम लोग का बाहर निकलता है। जितना भी 132 kV लाइन है और 25 kV इक्विपमेंट है, सबका ऑनर जो होता है वो इंडियन रेलवे होता है, यानी कि सब स्टेशन वाले होते हैं। इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बाय द सप्लाई अथॉरिटी। इसका मेनली जो मेंटेनेंस करता है इंस्टॉलेशन वो सप्लाई अथॉरिटी जो इसको सप्लाई देता है। हाउएवर जबकि ये 132 kV का बात किया, जबकि 25 kV जो होता है सर्किट ब्रेकर है या फिर उसका ऑपरेशन है मेंटेन, वो सारा कौन देखता है इंडियन रेलवे। इसमें दो पार्ट है, एक है जो सप्लाई अथॉरिटी, सप्लाई मेनली हम लोग पावर ग्रिड से लेते हैं। तो 132 kV का इक्विपमेंट है, 25 kV सब स्टेशन में जितना लगा सबका ऑनर होता है पावर सप्लाई अथॉरिटी। इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सब वही देखता है। लेकिन 25 kV या उसके बाद का जो ब्रेकर वगैरह लगा रहता है, आइसोलेटर, इंसुलेटर, जितना भी चीज़ है, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, वो सारा इंडियन रेलवे देखता है। ठीक है। बाय दिस अरेंजमेंट ड्यूअल कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन बाय रेलवे एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 25 kV सर्किट ब्रेकर बाय सप्लाई अथॉरिटी इज इंडेड। ठीक है, वहाँ हम लोग खत्म कर देते हैं, मैंने इंडियन रेलवे के हाथ में सारा पावर आ जाता है। ये सप्लाई सिस्टम का एक तरीका है। कहता है कि इसके बाद बेटर कंट्रोल एंड एक्सपीरियंस के लिए हम लोग क्या, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से हो, बेटर कंट्रोल हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 132 kV जो होता है वो 3 फेज में आता है। तो उसको हम लोग हर एक सब स्टेशन में सिंगल फेज में बांट देते हैं, और एक सब स्टेशन में एक फेज R फेज, दूसरे में Y, तीसरे में B। इसी को बोलते हैं हमको 3 फेज सिस्टम को फाइनली सिंगल फेज में बदल के, और न्यूट्रल सेक्शन के थ्रू हम लोग उसको फाइनली जब पावर लाइन में फीड करते हैं तो R फेज मान के चलिए 5 किलोमीटर तक है। जैसे अगर मान के चलिए इस टाइप से अगर हम सिस्टम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक R फेज है, फिर बीच में न्यूट्रल सेक्शन लगा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ Y फेज है, फिर न्यूट्रल सेक्शन, फिर यहाँ से यहाँ B फेज है, यानी कि तीनों फेज R Y B तीनों को हम लोग डिस्टेंस का आधार पर, ऐसा नहीं कि R Y B तीनों ऐसे लगा नहीं, क्योंकि हम लोग का सप्लाई कैसा है, सिंगल वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन, एक ही है हम लोग का वायर जिससे हम लोग का पेंटोग्राफ टच करता है। तो इसलिए हम लोग तीनों फेज को न्यूट्रल सेक्शन के थ्रू हम लोग बांटते हैं, तीनों सेक्शन को न्यूट्रल सेक्शन R Y B तीनों को एक साथ हम लोग लगाते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट चौथा, नॉर्दर्न रेलवे सप्लाई 3 फेज सप्लाई एट 132 kV इज टेकन एट वन पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रेलवे अथॉरिटी टू द वेरियस ट्रैक सब स्टेशन थ्रू वन ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हर एक सब स्टेशन में हम लोग देते हैं, फिर वहाँ से सिंगल फेज सप्लाई निकाल के फीड करते हैं फीडिंग पोस्ट के थ्रू OHE लाइन में। ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट आगे जाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, सारा बात समझाएंगे कैसे होता है। नेक्स्ट अगर बात कीजिएगा, तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखिएगा सिलेबस में, तो तीसरा पॉइंट में है कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई सिस्टम। कंस्टिट्यूएंट मतलब होता है कि सप्लाई अगर हम दे रहे हैं तो हमारा कौन कौन सा उसमें पार्ट है जो भाग लेता है, और उसके हेल्प से हम फाइनली इंडियन रेलवे के लोगों तक पावर को पहुंचा पाते हैं। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे में जो हम लोग का सप्लाई सिस्टम है वो कैसा सप्लाई सिस्टम है सर, AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है।
मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो लिखे हैं इन इंडियन रेलवे मोस्ट कॉमनली 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज AC कंपोजिट सिस्टम इज यूज्ड। ये याद रखिएगा कि इंडियन रेलवे में जो हम लोग का कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई सिस्टम है वो कैसा है सर, AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 25 kV सप्लाई वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सिंगल फेज AC कंपोजिट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, कंपोजिट सिस्टम है, ठीक है सर। सामान्यतः जनरली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, माने जो भी जिस भी स्टेट में रेलवे लाइन है या रेलवे ट्रैक है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है 132 kV या 110 kV का सप्लाई देता है इंडियन रेलवे को। वो भी कैसा, AC सब स्टेशन में देता है। दिस वोल्टेज इज स्टेप डाउन बाय 20, और इस वोल्टेज को हम लोग फाइनली सब स्टेशन में जो पावर ट्रांसफार्मर लगा रहता है स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर, उसके थ्रू हम लोग 25 kV बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब कहता है कि ये चीज़ तो कर लेते हैं, बट इस चीज़ को फाइनली हम फीडिंग पोस्ट तक ले जाने के लिए, अगर मेरा ये लाइन है सर और ये ऊपर में कैटनरी वायर है, ये कॉन्टैक्ट वायर है सर, और यहाँ नीचे में रेल चल रहा है सर, रेल है सर, और ये इसका पेंटोग्राफ ऐसे टच किया हुआ है, तो फाइनली इस लाइन तक सप्लाई लाने के लिए हमको क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या क्या, सबसे पहले AC सब स्टेशन डिजाइन करना होगा, फिर फीडिंग पोस्ट, फिर फीडिंग एंड सेक्शनिंग पोस्ट, फिर सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, फिर एलिमेंट्री सेक्शन और ऑक्सिलरी। इतना पार्ट जब मिल जाएगा सर, ये 6 पार्ट को अगर आप मिलाइएगा, फाइनली आप AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन कर लीजिएगा और आपका जो इंडियन रेलवे को सप्लाई मिलना चाहिए इंजन को, वो वहाँ तक आप पहुँचा दीजिए। तो ये सारी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपका पॉइंट शुरू होगा AC सब स्टेशन। AC सब स्टेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब आपका सिलेबस का चौथा पॉइंट शुरू हो, मतलब तीसरा का पहला पॉइंट शुरू हो जाएगा सब कंस्टिट्यूएंट सप्लाई का पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा सब स्टेशन, फिर सब स्टेशन बताएंगे, फिर फीडिंग पोस्ट बताएंगे, फीडिंग एंड सेक्शनिंग पोस्ट बताएंगे, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट बताएंगे, एलिमेंट्री सेक्शन और फिर तब सब स्टेशन का डिजाइन खत्म होगा। फिर हम लोग बात करेंगे मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन, बात करेंगे प्रोटेक्शन, बात करेंगे लोकेशन एंड स्पेस, और यूनिट 1 फिनिश। तो यूनिट 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन सीखते हैं, इसमें हम लोग ट्रैक्शन किसको कहते हैं वो सीखते हैं, आइडियल ट्रैक्शन किसको कहते हैं वो सीखते हैं, इंडियन रेलवे में कैसे कैसे ट्रैक्शन सिस्टम का विकास हुआ। पहले स्टीम इंजन था, फिर हम लोग का डीजल इंजन आया, और अभी हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिक इंजन पे आ गए, तो ये सीखे। फिर हम लोग सीखे कि हाई वोल्टेज सप्लाई सिस्टम क्या है, कैसे हाई वोल्टेज देते हैं, हाई वोल्टेज को कैसे स्टेप डाउन करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सब स्टेशन करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन बोलते हैं। ये सारे चीज़ को सीखें। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 1 है, यूनिट 1 का ये क्लास 1 है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे वो यूनिट 1 नहीं था, वो पूरा सिलेबस पूरा इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का पहला क्लास था, जिसमें सिलेबस डिस्कस किए थे। वो सिलेबस आप लोग ज़रूर पहले सिलेबस का वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। उसके बाद ये आपका पहला वीडियो है यूनिट 1 जो आपका पावर सप्लाई अरेंजमेंट, उसका पहला क्लास है, पहला वीडियो है, जिसमें हम 2 पॉइंट को डिस्कस कर दें, इंट्रोडक्शन और हाई वोल्टेज सप्लाई सिस्टम, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसमें पहला पॉइंट जो है AC सब स्टेशन, उसको डिस्कस करेंगे क्लास 2 में। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। एक बार में अगर आपको नहीं समझ होगा, तो समझ में नहीं आएगा, तो 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके इस वीडियो को, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तब जो अगला क्लास हम अपलोड करेंगे तो वो समझ में आएगा। अगर इसको आप छोड़ छोड़ के देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और इस चैनल से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होगा, थोड़ा सा भी बेनिफिट बुझाता है, तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्त को भी बताइए, क्योंकि ये हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आपको समझ में आए कि इंडियन रेलवे कैसे काम करता है, कैसा हम लोग का सप्लाई सिस्टम है। और डेफिनेटली हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको समझा देंगे, कंप्लीट समझा देंगे। 100% का गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 95 to 98% हम आपको कंसेप्ट को सिखा देंगे कि इंडियन रेलवे का कैसा सप्लाई सिस्टम है, कैसा अरेंजमेंट है, सारा चीज़। तो डेफिनेटली आप रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट भी कीजिए, और उस कमेंट का हम निदान करेंगे, उस कमेंट का आपका वेलकम है। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त को भी बताइएगा, और आप भी इससे बेनिफिट लीजिएगा। एग्जाम में हमें 70 में 65 नंबर लाना है, उस हिसाब से काम करना है कि 70 में 65 नंबर आना चाहिए सर। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहां क्लास 2 करके वीडियो आएगा, यूनिट 1 क्लास 2 करके वीडियो आएगा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन AC सब स्टेशन पर बात करें। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना देर रुके और इस वीडियो को देखे और समझने का कोशिश किए इंडियन रेलवे का ट्रैक्शन सिस्टम को। ओके, थैंक यू एवरीवन।